है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। उसका कारण ये है कि मदर का जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो रहा है, और इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उनका भी मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। तो इस तरह से हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस तेज़ी से बढ़ने को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें प्लानिंग की है ना। आपको स्लोगन बताया था, हम दो हमारे दो। उसके अलावा फिर मैरिज एज भी बढ़ा दिया गया है मेल फीमेल का। उसके अलावा भी कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आप लोग को बहुत चीज़ें बताए थे, है ना, याद है ना जी। बहुत चीज़ें आप लोग को बताया गया था कि इसमें आपको नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड सब कुछ बताया गया था, है ना। आर्टिफिशियल मेथड, इसमें से हम लोग नेचुरल मेथड में पढ़ लिए थे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमिनीरिया। उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड में बैरियर मेथड हो गया था, आईयूडीएस पढ़ चुके थे, ये बचा था ना। इम्प्लांट्स बचा था, ओरल मेथड बचा था, और सर्जिकल मेथड जिसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो आज का जो चीज पढ़ेंगे वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल मेथड, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक चीज और बताया था कि जैसे जैसे लिखे हुए हैं वैसे वैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करता है ना। थोड़ा सा आप लोग इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो यहाँ पर, है ना। इसी को पहले पढ़ाएंगे, ओरल मेथड। ये ओरल मेथड है, ओरल पिल्स, और उसके बाद इम्प्लांट्स, है ना। तो इस सीक्वेंस में एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो आज पढ़ेंगे ओरल पिल्स या ओरल मेथड्स। चलो कोई फिर आ गया। तो आज है ओरल पिल्स। इससे पहले हम लोग पढ़े थे आईयूडीएस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो उसमें आप लोग देखे थे कि यूटेरस के अंदर डॉक्टर के द्वारा या फिर एक्सपर्ट नर्स है उसके द्वारा उसके बॉडी में डाला जाता था। अब ये है ओरल पिल्स। ओरल मतलब होता है मुंह, मुंह से खाने वाली दवाइयाँ। ये तो बिल्कुल आसान हो गया, दवा खा लीजिए, दवा खा लीजिए, बस आपका कॉन्ट्रासेप्शन का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान है। जबकि इंट्रायूटेरिन जो डिवाइस था वो ज़्यादा तो उसमें ज़्यादा झमेला था। तो ओरल पिल्स जो होता है, इन दवाइयों में दो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेंस और एस्ट्रोजेन। अब किसी दवा में ओनली प्रोजेस्ट्रोन भी हो सकता है और किसी दवा में प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजेन दोनों हो सकते हैं। ये जो प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजेन हार्मोन होते हैं या स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। क्लास 11th में आपको याद होगा कि हमारे जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं सभी स्टेरॉयड के बने होते हैं, मतलब लिपिड के बने होते हैं। क्या होते हैं भाई? स्टेरॉयडल या लिपिड के बने होते हैं। तो ओरल पिल्स दो प्रकार का होता है। ओरल पिल्स दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेरॉयडल और दूसरा जो होता है नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल। ठीक है, स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल। अब स्टेरॉयडल है तो इसमें हार्मोन का यूज किया जाता है और इसमें हार्मोन का यूज नहीं किया जाता। तो स्टेरॉयडल भी होते हैं या दो प्रकार से होते हैं।
मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है भाई। अट्ठाईस दिन में 7 दिन हटा दोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 21। और इसमें भी 7 हटा दोगे तो 21। क्या है ये 21? देखो, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं ना, 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक में ओनली प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं, एक जो गोली होती है उसमें खाली क्या होते हैं? प्रोजेस्ट्रोजोन होती है। और दूसरी तरह की जो गोली होती है उसमें प्रोजेस्ट्रोजेन प्लस एस्ट्रोजेन दोनों पाए जाते हैं। क्या बताया? स्टेरॉयडल हार्मोन है तो इसका मतलब इसमें हार्मोन होगा, इसमें हार्मोनल पार्ट होगा इसमें। तो हार्मोनल 2 तरह से होते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेन। आप लोग जानते हो यही सेक्स हार्मोन होते हैं। तो एक तरह की जो गोली होती है उसमें खाली क्या होते हैं? प्रोजेस्ट्रोजेन। और एक तरह की जो गोली होती है उसमें दोनों कंबाइंड होते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजेन। बाकी दोनों को मंथ में 21 दिन खाना है और 7 दिन नहीं खाना है। इसको भी वही है, इसको भी वही है। 7 दिन कब नहीं खाएंगे? जब हमारा क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। 5 दिन का बताया था ना, तो 5 दिन नहीं 7 दिन का गैप करना है। आज जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ तो 7 दिन तक इसको नहीं खाना है, उसके बाद कंटिन्यू 21 दिन तक खाना है। तो दोनों का वही चीज है। तो इसे 21 + 7 भी कहा जाता है। 21 + 7 है ना। 21 मतलब इतने दिन क्या करना है? खाना है और इसको नहीं खाना है। यहां पर भी 21 दिन खाना है और 7 दिन नहीं खाना है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ओनली प्रोजेस्टाजोन, और इसमें क्या होगा? कंबाइंड ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेन प्लस एस्ट्रोजेन। तो यह स्टेरॉयडल पिल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? स्टेरॉयडल पिल्स होते हैं। अच्छा, इसे समझ जाओगे ना, ऐसे याद रहेगा ना, लिखाने की जरूरत नहीं है। स्टेरॉयडल होते हैं 21 दिन 7 दिन। ये आपके एनसीईआरटी में भी पूरा लिखा हुआ है डिटेल में, थोड़ा अलग ढंग से लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है। और जो नॉन स्टेरॉयडल है वह जो लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च है उसी ने निकाला। इसका एग्जाम्पल है सहेली। इस पिल्स का नाम क्या है? दवा का सहेली। और इसको 7 दिन ही खाना है, इसको 7 ही दिन, बाकी नहीं खाना है। नहीं, मंथ में 7 दिन, सप्ताह में 1 दिन नहीं, मंथ में 7 दिन इसको खाना है। इसलिए को कहा जाता है वंस वीक पिल। क्या बोलते हैं इसको? सप्ताह में 1 बार खाना है, ठीक है। और इसका पूछा भी गया है कि सहेली का निर्माण साप्ताहिक गोली है, हर मंथ में 7 दिन खाना, फिर अगले मंथ 7 दिन, फिर अगले मंथ 7 दिन, वही है। हाँ बोलो। हाँ, 7 दिन कंटिन्यू, हाँ हफ्ते में 1 बार। मतलब तुम लोग नहीं समझ रहे जी, ये गड़बड़ाता है। मंथ में 1 मंथ में 7 दिन खाना है, फिर अगले मंथ में 7 दिन खाना है रेगुलर। हाँ 7 दिन। हाँ गड़बड़ा गया है, देखो नहीं समझ रहे। मंथ में 7 दिन ही खाना है। 1 मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं ना, तो इसमें 1 ही वीक खाना है, 3 वीक नहीं खाना, ये चीज है।
नहीं, इसमें तो खाना ही नहीं। सॉरी, सुनो ना, इधर ब्लीडिंग जब हो रहा है उस समय नहीं खाना है, और इसमें भी वही है, ब्लीडिंग को छोड़ करके 7 दिन कभी भी खा जाना है। समझ गए मेरा बात? गया ना आप? अरे भाई लगातार खाना है जी, ठीक है। उसके बाद सहेली को किसने डिस्कवर किया, है ना? CDRI, इसका फुल फॉर्म आया हुआ है नीट में, समझो, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च, जो तोतला होता है उसको बोलता है इंस्टीट्यूट, है ना? इंस्टीट्यूट नहीं बोलेगा, इंस्टीट्यूट बोलेगा। तो CDRI ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सहेली, समझ गए? ये हो गया आपका ओरल पिल्स। अच्छा, एफिशिएंसी बढ़ रहा है ना, इसको 21 दिन खाना है, इसको 7 ही दिन खाना है, तो एफिशिएंसी जो बढ़ते जा रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है। ओरल पिल्स के बाद क्या था? इम्प्लांट्स। क्या था? इम्प्लांट्स। पेज का कमी नहीं है, अगला पेज में चलता है। नाम से ही पता चल रहा है, प्लांट मतलब क्या होता है? इम्प्लांट मतलब रोपना। क्या होता है? जैसे धान गेहूं रोपता है ना किसान, तो वही है रोपना, तो यहां पर भी रोपना है। तो इम्प्लांट्स क्या होता है? इसमें निडिल लाइक निडिल होता है, ठीक है। उस निडिल के अंदर में हार्मोनल होता है, हार्मोन्स होते हैं, है ना? सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, तो वह हार्मोन होता है। अब उसको क्या किया जाता है? सब क्यूटेनेशियली, मतलब जो त्वचा है उसमें डॉक्टर क्या करता है? उसको अंदर डाल देता है, अंदर डाल करके पैक। हाँ, ज्यादातर हाथ में ही होता है, ऐसा जगह होता है ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो फीमेल के, मेल का नहीं, फीमेल का। तो इस तरह से डाल दिया जाता है, ठीक है। अब डालने के बाद क्या होता है? उसमें कंटिन्यूअस हार्मोन सिक्रीट होते रहते हैं बॉडी में, और वह हार्मोन वह प्रेगनेंसी को नहीं होने देता है। ये सब जो पढ़ रहे हैं हम लोग प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, किसके लिए? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कर रहे हैं। तो ये होता है इम्प्लांट्स। अच्छा, इम्प्लांट से क्या क्या फायदा होगा? इम्प्लांट से ओवुलेशन नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता है? फीमेल ओवुलेशन नहीं होने देता है। अगर ओवुलेशन किसी कारणवश हो भी गया तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देता है। इम्प्लांटेशन समझ रहे हो, है ना? यूटेरस के अंदर चला जाना, एम्ब्रियो का यूटेरस में चला जाना। उसके अलावा स्पर्म के लिए भी क्या करता है? जो सर्विक्स जो होता है, आप लोग को याद होगा सर्विक्स, तो सर्विक्स में जो म्यूकस होते हैं उसको अल्टर कर देता है। ये अल्टर कर देने के बाद ये जो स्पर्म आती है, ये स्पर्म इसमें डेड कर जाता है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये सब चीजें ये करता है। और सुनते हैं क्या, जानते हैं कि हाँ, दिन या लगभग 2 से 3 साल तक ये काम करता है। कितना साल? 2 से 3 साल। दर्द नहीं करेगा, बहुत पतला होता है, दर्द नहीं करेगा, उसी में सेट हो जाता है। किसी का हड्डी टूट जाता है, उसमें क्या करता है? रॉड डाल देता है, दर्द करता है? नहीं करता है। वो उस तरह से अटैच कर दिया जाता है कि वो दर्द नहीं करता है। अब उसको मारोगे पीटोगे ऐसे तो लगेगा, ऐसे भी छुओगे ना लगेगा कि कुछ ऐसे निकल आया, दर्द नहीं करता है। वो उसी में प्लांट हो जाता है। नाम ही है देखो, प्लांट, इम्प्लांट। तो इम्प्लांट क्या होता है? इस तरह से।
आपके एनसीईआरटी में इसका फिगर भी दिया हुआ है। ये है इम्प्लांट्स। क्या लिखेंगे? दीज आर needle like device, needle like device insert मतलब डालना, insert मतलब insert subcutaneously मतलब त्वचा के नीचे, त्वचा में। सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा में। इसका एग्जाम्पल याद रखोगे, नॉर प्लांट्स। आप लोग इसको देखे नहीं देखे होगे ना। तो सबसे मतलब फेमस है वह है नॉर प्लांट्स। क्या है? नॉर प्लांट्स वो इम्प्लांट्स का एग्जाम्पल है। तो यह 2 से 3 साल तक मतलब ये कॉन्ट्रासेप्शन करता है ना। अरे देखो, गूगल का सारा बात आप लोग ध्यान मत दो। गूगल में बहुत चीजें ऐसी होती है जिसका आता पता नहीं होता। हम लोग देखते हैं, करके देखते हैं तो पता चलता है। कहने का तो बोल देता है गारंटी है 5 साल का, वारंटी हो जाता, होता है क्या कुछ भी? मतलब कि समझो 2-3 साल तक होता है, उसके बाद काम उतना नहीं करता। कहने का तो दे दिया जाता है इतना साल है, समझ रहे हैं? ओरल पिल से बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है। 3 से 4 साल आपका काम कर रहा है, ठीक है। अब वो डेली खाना है आपको, उससे ज्यादा एफिशिएंस हो गया इम्प्लांट। अब जो चलते हैं उसमें तो क्या करना है, सर्वे सर्वा ही खत्म। सर्जिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन जो है यह है सर्जिकल मेथड। इसमें सर्जरी क्या करते हैं? इसमें हम लोग ये ऐसा मेथड होता है जिसके बाद अगर आप चाहोगे कि प्रेगनेंसी हो जाए तो संभव ही नहीं है। इसमें हम लोग अपना ट्यूब ही काट देते हैं। फीमेल का जो ट्यूब होता है क्या नाम है? फैलोपियन ट्यूब। और हमारा जो ट्यूब है वास डिफरेंस। इन दोनों को कट कर देते हैं। कट करने के बाद या तो अलग कर देते हैं, अलग करके उसको टाइड अप कर देते हैं, ठीक है। टाइड अप कर देते हैं, तो इसी को कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन। अब इसका जो रिवर्सिबिलिटी होती है वह बिल्कुल ही पुअर होती है, मतलब नहीं हो सकता है। तो हम लोग गांव देहात में यही करते हैं। ऑपरेशन जी, बंध्याकरण यही करते हैं ना। उसका कारण ये है कि भाई कुछ भी हो, पहले जो हम लोग पढ़े हैं आईडीएस, पिल्स, ये सब में केमिकल होता है, और वो केमिकल हमारे शरीर में थोड़ा न थोड़ा तो इफेक्ट करेगा ही। और गांव के लोग क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, वो दवा खाना नहीं चाहते। क्या होता है, ताकतवर भी होते हैं। क्या होते हैं? ताकत होता है, मतलब घबराते नहीं है। जाके ऑपरेशन करवा लिया अच्छे से, ताम झाम खत्म। दवा क्या खाना है? और कितना दिन आप खाओगे जी? कितना दिन खाओगे? मान लो 3-4 बच्चे हो गए, अब नहीं होना है, अब उसके बाद खाते जा रहे हो जिंदगी भर, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसको टर्मिनल मेथड भी कहते हैं। टर्मिनल मतलब स्टॉप। टर्मिनल मतलब राजेंद्र नगर टर्मिनल, स्टॉप, गाड़ी स्टॉप। क्या लिख रहे हैं? स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस
इज ऑल्सो कॉल्ड, आज हमें दिख नहीं रहा है जी, हमको नहीं दिख रहा है आज। हाँ अब सही है, कोई कम कर दिया तो हम ही को नहीं दिखेगा तो कैसे बताएंगे। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जिकल, सर्जिकल मेथड। अब स्टेरिलाइजेशन आपको जैसा कि बताया है, या स्टेरिलाइजेशन जो होता है या दो तरह से कर सकते हैं, एक वैसोक्टोमी और दूसरा क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, वैसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये देखिए वैसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। यहां पर क्या किए हैं, वास डिफरेंस को क्या कर दिए हैं, टाइट करके क्या कर दिए, कट कर दिए, इंसिजन कर दिए थोड़ा सा, है ना। एक्चुअली में ये जो है ना, ये जो हाइड्रोसील होता है, टेस्टिस होता है, स्क्रोटम सैक को ही थोड़ा सा फाड़ करके वहां पर वास डिफरेंस होता है, काट करके उसको बांध करके उसका वैसोक्टोमी कर दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी तो देख रहे हो बिल्कुल इजी है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, काट देते हैं और उसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन एक आता है कि वैसोक्टोमी अगर किया तो सीमेन जो होता है उसमें क्या एब्सेंट होगा, स्पर्म, क्योंकि स्पर्म यहां बनता है और ये यहां जा करके फिर क्या होगा, लौट आएगा। और दूसरी बात आपको बताया था कि वैसोक्टोमी करने के बाद भी स्पर्म बाहर आता है। स्पर्म क्या होता है, सॉरी स्पर्म बोल रहे हैं, सीमेन बाहर होता है, उसमें स्पर्म नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आता है बार बार कि वैसोक्टोमी करने के बाद सीमेन में क्या एब्सेंट होता है, स्पर्म एब्सेंट होता है। हाँ, स्पर्म तो बनते रहेगा जहां उसको बनना है। हाँ स्टोर, देखो आपको बताया था ना, एपिडिडाइमिस में टेम्परेरी क्या होता है, वहीं पे स्टोर होता है। ठीक है, और वो बार बार बनते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी क्या होता है, किसमें होता है, इन मेल, और ये कहां होता है, इन फीमेल। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वास डिफरेंस आर टाइड अप एंड कट बाय इंसिजन। क्या करते हैं भाई, टाइड अप करते हैं और कट क्या करते हैं, इंसिजन मतलब क्या होता है, सर्जरी। इंसिजन मतलब क्या होता है, काट फाड़। तो उसी तरह ट्यूबेक्टोमी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, फैलोपियन ट्यूब तो ये सर्जिकल मेथड में हम लोग करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये फिगर दे देगा, बताएगा कौन सा ट्यूबेक्टोमी है कौन सा वैसेक्टोमी है, उसके लिए कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। क्या कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। अब इसका साइड इफेक्ट भी थोड़ा सा जान लेंगे।
उससे पहले हम लोग एक और चीज जान लेते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? अब देखो, कोई कपल्स है, उसको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है उन दोनों के बीच में, तो अब क्या करेंगे? तो आप क्या कर सकते हो, ओरल, या तो ओरल पिल्स या फिर आईयूडीएस या तो इम्प्लांट्स, इसको अगर आप 72 घंटों के अंदर अगर इसको आप यूज कर लेते हो तो प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब 72 घंटा 3 दिन के अंदर आप अगर इसको यूज करने लगे, प्रेगनेंसी को यह रोक देगा। बात को समझ रहे हो? यही है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। If oral pills, IUDs are used within 72 hours after coitus, it cause कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी हो गया ना जी, इमरजेंसी हो गया तो उसमें आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक पिल्स आती है जिसको बोलते हैं आई पिल्स या फिर पिल्स 72। यह भी एक मेडिसिन होता है, इसको अगर आप यूज करोगे 72 घंटों के अंदर में तो आपको प्रेगनेंसी से रोक सकता है। तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, और ये हमेशा होता है। हमारे इंडिया में अलग बात है, हमारे इंडिया में अननेसेसरी जो क्वाइटस होता है वो नहीं होता है, लेकिन विदेशों में होते रहता है, तो वहां पर उनको बहुत यूज होता है, क्योंकि वहां पर मैरिड, बिना मैरिड के भी है ना, इन सब का यूज करना पड़ता है, तो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन बहुत यूज किया जाता है। हमारे देश में उतना जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन विदेशों में इमरजेंसी कंट्रासेप्शन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। वैसे प्रचार भी आता है, आपको बताया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यह हमारे सोशल तक फैला हुआ है, गवर्नमेंट इसे सोशल रूप से, इसलिए टीवी में भी प्रचार आता है इसे। तो ये जो एक्शन प्लान प्रोग्राम है यह हमारे सोशल लेवल तक, क्योंकि उनको जागरूक करना जरूरी है, बहुत चीजों से जागरूकता जरूरी है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्या लिखेंगे? साइड इफेक्ट क्या है जो यूज किए हम लोग। क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है भाई? देखो, साइड इफेक्ट तो है ही, चाहे कुछ भी बोला जाए, मेडिसिन में लिखा जाए नो साइड इफेक्ट, बस साइड इफेक्ट इनका होता है और वो ऑब्जर्व भी किया जाता है। तो साइड इफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या होता है भाई? सबसे पहली बात, नौसिया। नौजिया मतलब मिचली आना, बार बार उल्टी जैसा आना। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव वाले कुछ भी खा रहे हो तो आपको बार बार लगेगा उल्टी जैसा महसूस, तो नौजिया, इसी को मिचली बोलते हैं, उल्टी जैसा, जी मचलाना, उसी को बोलते हैं, नौजिया हो गया। उसके बाद आपको ये वाला तो फ्री में मिलेगा, पेट में दर्द रहता है,
ये आपको गिफ्ट है उसके, एब्डोमिनल पेन। उसके बाद इरेगुलर ब्लीडिंग। आप लोग सुनते होंगे कि किसी फीमेल को बार बार मतलब ब्लीडिंग का टाइम वो जो है 5 दिन का उसमें हो रहा है, उसके अलावा भी कभी कभी होते जा रहा है, तो उसी के कारण इसके कारण भी हो सकता है इरेगुलर इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बहुत खराब मतलब क्या बोलते हैं उसको, किस्मत खराब रहा तो ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। बुक्स लिखती हैं, देखा गया है, क्योंकि भाई जो खा रहे हो उसमें केमिकल है ना, तो एक्सेस केमिकल यूज करोगे, कितना भी मानते हैं दवा भी है, दवा ही है, लेकिन दवा तो करेगा आपको साइड इफेक्ट। आप तो बेमतलब का खा रहे हो ना, आप किस लिए खा रहे हो, आप किस लिए खा रहे हो, क्या जरूरत है, भगवान से पूछोगे तो किस लिए खा रहे हैं, क्या बोलोगे, सर प्रेगनेंसी रोकना चाह रहे हैं, बोलेगा कि प्रेगनेंसी तो नेचुरल चीज है, तो तुम रोक कह रहे हो, भगवान यही बोलेगा ना, भगवान को नहीं बोल सकते, ये हम लोग बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं। 3 साल बाद बच्चा थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए तब तीसरा साल मतलब पाल फिर एगो होगा, है ना, तो आपका मतलब है ना, तो आप खा रहे हो दवा, खाइए, फिर भी मतलब वो कभी कभी होता है। मेमोरी ग्लैंड का कैंसर होता है, मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट मतलब क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड। और एक चीज और याद रखो कि अपने मन से दवा नहीं खाना है। ज्यादातर फीमेल्स अपने मन से दवा खा लेती हैं, और इस ना माइक पे ये सब नहीं बोला जाता है ना, कंपनी है ना जी, कंपनी वाला लाइव वाला बहुत पता नहीं लाइव वाला कैसे चला जाता है, ऐसे यूट्यूब में गाली भी को कोई दिक्कत, लाइव वाला पता नहीं कैसे सबके पास चला जाता है, आपको तो बताए थे। तो ये देखो ये सब प्रॉब्लम है। अब चलते हम लोग इससे बाहर निकल जाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड से। अब एक चीज चलते हैं, एमटीपी। क्या है भाई, एमटीपी। इसका फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना, मतलब खत्म कर देना। इसको क्या बोल सकते हैं, एबॉर्शन, जिसको देहात में बच्चा गिराना भी कहते हैं किसी कारणवश से। तो एमटीपी का फुल फॉर्म हो गया
तो क्या है एमटीपी, क्या है भाई? इट इज इंड्यूस एबॉर्शन। ये क्या है? एबॉर्शन है। एमटीपी इज इंड्यूस एबॉर्शन। ये भी अननेचुरल काम है। भगवान ने आपको दिया है तो इसको क्यों मार रहे हो, या फिर क्यों खत्म करना चाह रहे हो? अननेचुरल चीज है। तो एमटीपी, अब एमटीपी देखो, एक बात देखो, आपको बताया था कि हमारे देश में पहले क्या होता था कि फीमेल होती थी, बेटी होती थी तो पूरा मातम छा जाता था। तो हम लोग एमनियोसेंटेसिस करवा करके, भ्रूण जांच करवा करके एबॉर्शन करवा देते थे डॉक्टर के पास जाकर, चालाक बनते थे। तो जब हम लोग आजाद हुए, आजाद होने के बाद जब हम लोग थोड़ा सा अस्थिर हुए, तो 1971 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एमटीपी को लीगलाइज किया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रिक्ट कंडीशन में ही कर सकते हो। आपको जवाबदेही देना पड़ेगा कि आप एमटीपी क्यों करवा रहे हो। अपने मन से उठ करके गए एमटीपी कर दीजिए, नहीं करेगा। आपको प्रमाण लेके जाना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। फीमेल के साथ उसका हस्बैंड भी होना चाहिए, उसका फैमिली भी होना चाहिए, तब आप और रीजन होना चाहिए आपके पास, तब आप करवा सकते हो। तो वही बात हम लोग लिखने वाले हैं। In 1971, MTP is legalized by Indian government in some strict condition। इसको याद रखना, पूछा जाता है 1971। अब दूसरा क्वेश्चन है, आप कब करवा सकते हो एमटीपी, या फिर क्यों एमटीपी करवाना है? ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाई एमटीपी। तो एमटीपी आप दो कंडीशन में कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई फीमेल है, वो कोई कपल्स है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही थी फीमेल, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब अनइफेक्टेड हो गया, हो सकता है खराब होगा, वो काम नहीं किया और प्रेगनेंसी हो गई, तो हमें किसी कारणवश उस बच्चे को नहीं रखना, कोई ऐसा कारण हो, ठीक है, उस समय करवा सकते हो। या फिर रेप कंडीशन में भी ऐसा होता है। रेप कंडीशन में क्या होगा, एमटीपी लीगलाइज होना ही है। ये दोनों कंडीशन हुए। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के कारण बच्चे या मदर को के लिए जानलेवा हो, या दोनों के लिए जानलेवा हो, तो उस समय बच्चे को ही गिराना है। हालांकि हस्बैंड से पूछ लिया जाए बच्चा चाहिए या वाइफ, कोई भी चाहेगा मां ही चाहिए, बच्चे तो बाद में भी हो जाएंगे, तो वाइफ है ना। वाई एमटीपी? MTP may be done in case of rape or failure of contraceptive
और अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब क्या है? अब मान लो फीमेल है, फीमेल बहुत ज्यादा कमजोर है या फिर उसका एज कुछ ज्यादा कम है, एज भी कम है और उसका बॉडी भी उस तरह से अनुकूल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, तो इसलिए अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है। हाँ, लेकिन ये सब लिखित होना चाहिए। ये एक कारण हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल्योर हो जाना, या फिर इन केस ऑफ which is fatal for fetus या मदर या बोथ। फीटल मतलब भाई जानलेवा, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू है मतलब हो है उसे, उस कंडीशन में अगर वह जानलेवा हो जाए बच्चे के लिए, मदर के लिए, दोनों के लिए, तो उस समय भी एमटीपी करना चाहिए, उस समय एमटीपी किया जाता है। यह हो गया क्यों की करना चाहिए, ठीक है, कब करोगे आप। उसके बाद एमटीपी कब करना चाहिए, समय कब है, प्रेगनेंसी के किस अवस्था में आप एमटीपी कराओगे। तो अगला है व्हेन एमटीपी। भाई ध्यान देखिए, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो एमटीपी के लिए जो टाइम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करवा लीजिए। कब करवाइए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ या 12 सप्ताह होता है ना, 12 वीक, उसके अंदर आप एमटीपी करवाइए। उसके बाद अगर करवा रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि इम्ब्रियो जो है मां में पकड़ बना लेता है ना, धीरे धीरे बहुत ज्यादा पकड़ बन जाता है। अगर उस समय एमटीपी कराओगे तो एमटीपी में क्या करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 महीना के बाद में क्या होता है, बहुत ज्यादा पकड़ हो जाता है, उसको करोगे ना दोनों मर जाएगा, हो सकता है मदर भी मर जाए ब्लीडिंग के कारण, होगा ना भाई, किडनी खराब हो जाएगा। अरे भाई उसको अगर बाहर कर रहे हो, मां में तो कनेक्ट है ना, तो ब्लीडिंग के कारण मर जाएगी, तब बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्कियर होता है। When MTP is safer during, safer मतलब सेफ होना, during फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक, बट इट इज हाईली रिस्कियर, बहुत ज्यादा रिस्क सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, ठीक है। ये एमटीपी, इसका यूज बहुत ज्यादा है ना, इसको भी आदमी बहुत ज्यादा, मैंने कुछ भी होता था एबॉर्शन,
सबसे ज्यादा जो एबॉर्शन पहले करवाया जाता था जब बेटी, भ्रूण जांच कर लिया जाता जब बेटी होती थी तो इसका बहुत ज्यादा मतलब मिसयूज हुआ है, बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। इसीलिए स्ट्रिक्ट कंडीशन गवर्नमेंट ने करवा दिया है। अगर गवर्नमेंट जान गई कि आप भ्रूण हत्या कर रहे हो, फीमेल फर्टिसाइड कर रहे हो गया जेल वगैरह, बहुत सजा होता है इसका कड़ा। और डॉक्टर अगर पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है भाई, डर के मारे नहीं करते हैं डॉक्टर, नहीं करेंगे, कहीं पता चल गया तो गया वो काम से। तो इसीलिए एमटीपी का जो था इसका मिसयूज बहुत होता था। मिसयूज को रोकने के लिए इसके लिए नियम बनाए गए। ये हो गया आपका एमटीपी। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, एमटीपी है ना, एमटीपी। टेस्ट वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम दिए थे जी? 16/6/2024 16 है। कब हुआ था आप लोग का टेस्ट? क्या है, मेन वाला नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, इसके पिछले टेस्ट, अच्छा इसके पिछले, तो यहां पर है ये, अच्छा एब्सेंट है। हाँ बोलो। टर्सरी, टर्सरी लिखाए थे ना जी, भूल जाते हो आप लोग। ग्राफियन फॉलिकल में और बड़ा हो जाता। क्या हुआ, प्रॉब्लम है क्या उसे? टर्सरी नहीं है तो ग्राफियल लिख दो। ग्राफियल में तो पूरा कैविटी ही बन जाता है वो, है ना। ठीक, इसको आप लोग थोड़ा सा इसको देखो, इसको थोड़ा सा देखिए। किसको देखना है जी? इसी को देखिए 5 मिनट में। इसको क्या करना है, कंटिन्यू पढ़ने से क्या होता है, सैचुरेशन। फोन नहीं चलाना है, क्या कर रहे हो जी? फोन रखो, उसको, उस यंत्र को छुपा के रखो यहां पर, उस यंत्र को नहीं निकालना है। इसको देखिए, पढ़िए इसको। हवा चल रहा है लेकिन ये हवा किसी भी काम का शरीर में लगता ही नहीं हवा ये। हाँ बोला जाए, क्या? हाँ इम्प्लांट्स, देखो बाहर से ना किया गया है। देखो फीमेल वगैरह काम काज बहुत ज्यादा करती है। अच्छा, इस साल का है ये, पीछे वाले में तो नहीं था। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट
2017 was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. अच्छा, उसमें भी होगा, रुको देखते हैं। आप में है क्या? ये पुराना वाला है, न्यू वाला है आप में? न्यू वाले में देखो कुछ साइड में दिया हुआ है, नहीं है इनमें? हाँ, दिया हुआ है, इसमें भी होगा। हाँ, यहाँ पर है। इसी को पढ़ो, एनसीईआरटी ही पढ़ो, है ना, एमटीपी का है, इसको रीडिंग करो। हाँ, उधर चला गया। चलो, हो गया, आ गए सभी लोग? इसको पढ़ो, जो इसमें डाला हुआ है एमटीपी वाला, इसको पढ़ो एनसीईआरटी से। देखिए, कुछ आपके एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा चीज इसमें डाला हुआ है, और भी एमटीपी के लिए ये नया जोड़ा हुआ है, तो जरूर है कि नीट में ये पूछेगा आपसे। देखो क्या जोड़ा हुआ है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट, अमेंडेंट हो गया है, एक्ट 2017 वाज enacted by government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion, उसको रोकने के लिए, घटाने के लिए, and consequent maternal mortality and morbidity। मतलब देखो, एबॉर्शन कराने में मदर को बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चा तो गया ही, मदर का भी मोर्टिलिटी जो रेट होता है हाई होता है। ऐसा नहीं कि हटा दिए बस ठीक, हटा दिए मतलब
ठीक है, ऐसा नहीं है, मदर का भी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन considered grounds within the first 12 week of pregnancy, ठीक है, बताए हुए हैं, on the opinion of one registered medical practitioner। आपको कहाँ करवाना है? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसको बोलते हैं? डॉक्टर को प्रैक्टिशनर कहा जाता है। If the pregnancy has lasted more than 12 weeks, लिख रहा है, but fewer than 24 weeks, 24 weeks, two registered medical practitioner must be the opinion formed in good faith that the required ground exist। मतलब कह रहा है कि 12 सप्ताह से पहले आपने करवा लिया है ना, लेकिन कुछ 24 वीक्स अगर करवा रहे हो, वैसे तो 12 वीक्स देख रहे हो, द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट द फ्यूअर देन 24 वीक, 12 से ज्यादा और 24 से कम। टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी द ओपिनियन, दो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होना चाहिए, है ना, विश्वास उसको होना चाहिए, that the required ground exist। The grounds for such termination of pregnancy are the continuation of pregnancy would involve a risk to the life of pregnant woman or of grave injury physical or mental health। ठीक है, तो कब करवा सकते हो? वही बात हमने बताया कि प्रेगनेंसी जो है वह रिस्क है उसमें प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, या फिर इंजरी है, या फिर मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो उस समय नहीं करना है। देयर इज ए सबस्टेंशियल रिस्क दैट ऑफ चाइल्ड वेयर बोर्न, है ना, इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल मेंटल एबिलिटी एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप। मतलब क्या है? कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा मतलब हो गया, ठीक है, वो जन्म ले लिया, लेकिन हमें पहले से पता है उस बच्चे में कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो है या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, जैसे आप लोग को पढ़ाएंगे डाउन सिंड्रोम। एक डाउन सिंड्रोम एक तरह का रोग होता है जो जेनेटिकल होता है। अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो मेंटली रिटार्डेड होगा वो, समझ रहे हो? उसके अलावा भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो उस बच्चे को दुनिया में लाने से अच्छा है एबॉर्शन करवा लेना, कि उसका लाइफ तो ऐसे भी खराब होगा। डाउन सिंड्रोम आपको लोग को पढ़ाएंगे ना, बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है, गर्दन उसका छोटा होता है, शरीर जो होता है कपार एकदम चपटा होगा, इसमें क्रिकेट खेल सकते हो, चपटा होता है, मुंह ये जो होता है ये इतना बड़ा होता है, उसका नाक इतना बड़ा होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, हाइट में छोटा होता है, IQ 0, IQ कम होता है, 10 से 15%, इतना सारा प्रॉब्लम है। तो उस बच्चे को अगर आपको मालूम है तो उस बच्चे को ना नहीं सही है तो उसमें आप करो। एबनॉर्मलिटी एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड समझ रहे हो, विकलांग, है ना। तो वही चीजें इसने थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दिया है। लेकिन हाँ, एक नया क्वेश्चन आपके लिए आ गया, आपसे पूछेगा एमटीपी एमेंडेंट एक्ट कब बना था? एमेंडेंट समझ रहे हो? ये विधानसभा में पारित हो गया, लोकसभा में क्या हो गया, बहुत सारा एमेंडेंट एक्ट बना ना गवर्नमेंट में, तो ये एमेंडेंट हो गया, मतलब मोहर हो गया अभी। तो ये पूछ देगा 2017 में हुआ था, किस लिए बना था? एमटीपी के लिए बना था। तो कुछ लिखा हुआ है देखो, कुछ पहले से भी लिखा हुआ है, कहाँ गया? हाँ, नीचे है। देखो दुनिया में कितने लोग करते हैं एमटीपी? 50 मिलियन, 5 करोड़ लगभग इन ईयर ऑल ओवर वर्ल्ड
which accounts to 1.5 total number of conceived pregnancy in a year। मतलब जितना प्रेगनेंसी हो रही है उसका 1/5 भाग जो है एबॉर्शन किया जा रहा है दुनिया में। 1/5, मान लो 50 बच्चे का जन्म हुआ, प्रेगनेंसी हुई, मतलब मान लो प्रेगनेंसी कितना है, 50 लोग प्रेग्नेंट हुए, तो उसमें 1/5 लोग एबॉर्शन करवा ले रहे हैं, मतलब 10 लोग। अब वैसे करोड़ लोग में देखोगे तो कितना लोग हो जाएंगे, 50 में 10 हो जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रेशियो है। उसके बाद आपके एनसीईआरटी कहती है एमटीपी आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केस वेयर कंटिन्यू। अच्छा ये तो हमने बता दिया, हाँ ये बता दिया है 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। ऑन वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड, देखो क्या कह रहा है, वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट ए मेजोरिटी ऑफ एमटीपीज आर परफॉर्म इलीगल। मतलब कि 50 मिलियन लोगों में इलीगल बहुतों का है, एमटीपी जो करवा रहे हैं इलीगल है, बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स व्हिच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। भाई एमटीपी सेफ नहीं है, चाहे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा रहे हो, एमटीपी करवा रहे हो टाइम से ही करवा रहे हो, लेकिन वो सेफ बिल्कुल भी नहीं है भाई, अननेचुरल काम है, हटा रहे हो आप। वही कह रहा है ना, फैटल है ये। चलो फैटल है तो किसको जोखिम होगा, जो कष्ट होगा वो मदर को होगा ना जी, फीमेल को सहना है, बाद में मर गई तो कौन जिम्मेदार, उसका तो लाइफ चला गया। तो वही चीज है। Another dangerous trend is to misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. एमनियोसेंटेसिस किया, करवाया, लिंग का पता चल गया और पता चला कि वह फीमेल है, फटाक से आपने क्या करवा दिया, एमटीपी। मान लो फीमेल तो बच्चा तो खत्म हो गई, लेकिन जो मदर है उसका भी लाइफ क्या हो गया, जोखिम में चला गया। ठीक है, तो यह बिल्कुल क्या है, लीगल के खिलाफ है। तो क्या कर रही है आपकी एनसीईआरटी, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइड, इसको रोका जाना चाहिए प्रैक्टिस को, बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर यंग मदर एंड फीटस। इफेक्टिव काउंसलिंग, अरे भाई एमटीपी कराओगे हो सकता है उसको दोबारा बच्चा भी ना, कौन सी दुनिया में, यही है जागरूकता, ये क्या है, जागरूकता। अगर आपको पहले से मालूम है, अगर करवा दिए, मदर का भी हो सकता है उसका भी जानलेवा हो जाए, या फिर हो सकता है वो बच भी जाए तो उसका दूसरा प्रेगनेंसी ना, तो हम निर्वंश हो जाएंगे। ये सब जागरूकता रहना चाहिए ना, ये सब जानना जरूरी है। कह रहा है इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। अब हम लोग चलते हैं एसटीडीज, कहां चलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आज तो गजब गर्मी क्या हुआ है भाई, गर्मी कर दिया आज तो, मतलब बाहर में एकदम धूप का नामो निशान है, गर्मी पसीना देखो। हाँ इसलिए तो ज्यादा होता है, आप लोग को नहीं होता।
इसको आप लोग देखना, वेनरू लेवल होता है। वेनरू लेवल डिजीज है ना। यहां एसटीआईस कर दिया है इसने, नया कर दिया, वही होगा, नाम चेंज कर दिया लग रहा। देना जरा से, पुराने वाले में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अच्छा वही है। शुरू से यही चला आ रहा है। शुरू से यही चला आ रहा है भाई। इसका जानते हो हिंदी क्या है? वेनरियल डिजीज का यौन रोग, टीवी वगैरह में आप लोग सुने होंगे, यौन रोग, वेनरियल डिजीज। आरटीआई है ना, रिप्रोडक्टिव जो डिजीज होता है। एक और नाम क्या रखा है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एक ही बात है, नया टर्म दिया है एनसीईआरटी। पहले एसटीडी ही पढ़ते थे, और यही फेमस भी एसटीडी है ना, सेक्सुअली। तो ये क्या है? क्या सेक्स के दौरान यह रोग उत्पन्न होता है? सही है कि गलत? गलत। ये उत्पन्न नहीं होता है, ये ट्रांसमिट होता है। अगर मेल को ये डिजीज है, फीमेल में ये ट्रांसमिट हो जाएगा, पैदा नहीं होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यह उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के दौरान ट्रांसमिट होना, याद रखना इसको। क्या बोले? ओरिजिन, हाँ उसका ओरिजिन अलग अलग। जितना भी पढ़ाएंगे वह तो या तो बैक्टीरिया, या तो वायरस, या तो प्रोटोजोआ से होता है। ओरिजिन कहाँ है? बैक्टीरिया, वायरस, वो सब करता है। हाँ, एक आदमी से दूसरे आदमी, जैसे एड्स का नाम सुने हो, वह भी एसटीडी है। तो एड्स कैसे होता है? अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो वो ट्रांसमिट होता है, जैसे किसी को है तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा, आपरूपी पैदा नहीं होगा। अगर मेल को भी नहीं है, फीमेल को भी नहीं है, तो नहीं होगा, पैदा अपने आप नहीं होता। किसी को है तब वो ट्रांसमिट होगा। तो क्या होगा? एसटीडीज। इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है भाई? बहुत ही क्या क्या है भाई? गोनोरिया सबसे पहले, गोनेरिया, दूसरा साइफिलिस, सबसे कॉमन ये होता है, ठीक है। उसके बाद जेनाइटल वार्ड्स, उसके बाद जेनाइटल हर्ब्स, उसके बाद आपका फेवरेट एड्स, उसके बाद मतलब फेवरेट मतलब आप लोग जानते हैं इसे,
हेपेटाइटिस बी, उसके बाद क्लेमाइडियासिस, उसके बाद और भी है क्या, ट्राइपनो, हाँ एक और है ट्राइको मोनियसिस ना जी, इसमें ध्यान दो, गोनेरिया, सिफिलिस और जेनेटल वार्ड, ये तीनों बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। किसे, ये याद रखना है एकदम 100% भूलना नहीं है। उसके बाद जेनेटल हर्प्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी और क्लेमाइडियासिस या वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग होता है। बाई वायरस, बाई है ना, कॉज बाई, और ये कॉज बाई वायरस। और ट्राइकोमोनियासिस जो है या प्रोटोजोआ से होता है। किसे होता है, प्रोटोजोआ। लिखे हैं तो हर्ब्स, नहीं ये तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है। ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। अब समझो, इन सभी में हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्ब्स और एड्स ये लाइलाज है, नॉन क्यूरेबल डिजीज है। क्या है, और बाकी जो भी बचे गोनेरिया, सिफिलिस, ये सभी क्यूरेबल है, लेकिन टाइम से पता होना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसमें भी लेट होने के बाद फिर प्रॉब्लम होता है। और आप इसका अगर सिम्टम्स जान लोगे तो बड़ा भयानक है। ये हो जाए और होने के बाद बड़ा भयानक है। ठीक है, इसमें से आप लोग एक चीज मेरे लिए याद कर लोगे, इन दोनों बैक्टीरिया का नाम, ये किससे होता है और ये किससे होता है। ये तो आप लोग जानते हो, एड्स जो होगा HIV से होता है। किससे होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंस वायरस के द्वारा होता है। उसके अलावा भी ये सब पढ़ेंगे हम लोग, डिजीज चैप्टर है ना, उसमें पढ़ाएंगे आप लोग कैसे होता है, क्या इसका इफेक्ट होता है। लेकिन गोनेरिया और सिफिलिस अभी याद रखना है। गोनेरिया जो होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको कहते हैं नाइसेरिया गोनोरिया। उसके बाद साइफिलिस जो होता है वह एक बैक्टीरिया से होता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपोनिमा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ये दोनों आप लोग याद है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था पहले। इधर से नहीं आ रहा है 6-7 साल से, लेकिन पहले बहुत आता था। गोनेरिया किस बैक्टीरिया से होता है, नेसेरिया गोनेरिया, सिफिलिस, ट्रेपोनिमा। अब बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है, आगे आएगा, हेपेटाइटिस भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन ये सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब आगे जो हम लोग लिखते हैं नोट में,
क्या लिखे हैं? इन तीनों के अलावा अदर एसटीडी क्या है? क्यूरेबल है, लेकिन उसका अर्ली डिटेक्ट किया गया है, डायग्नोस किया गया है और ट्रीटमेंट क्या हुआ है? प्रॉपर हुआ है, तो वो क्या होते हैं? क्योर हो जाते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए। एड्स तो हम लोग पढ़ेंगे, एड्स डिजीज वाले चैप्टर में, हेपेटाइटिस भी पढ़ेंगे। तो आखिर इन सब के होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं फीमेल में? फीमेल में ही ज्यादा आता है। तो इसका शुरुआती सिम्टम्स भी होता है, लक्षण, और इसका लेटर भी होता है। तो शुरुआती जो लक्षण होते हैं, प्रॉब्लम यही है, शुरुआती जो लक्षण होते हैं, जेनिटल ऑर्गन जो है वहां पर इचिंग होने लगता है, खुजलाहट होने लगती है, थोड़ा मोड़ा वहां पर फ्लूइड का डिस्चार्ज होने लगता है ना, थोड़ा मोड़ा स्वेलिंग होने लगता है, हल्का फुल्का दर्द भी होने लगता है, ये थोड़ा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं वो पता भी नहीं चलता है बहुतों को। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? बहुतों को पता भी नहीं चलता है, एसिम्प्टोमिक होते हैं, सिम्टम ही नहीं आते बहुत फीमेल को। लेकिन अब ट्रीटमेंट कैसे कराओगे? अब दर्द थोड़ा सा कर रहा है, अरे थोड़ा सा किया फिर छूट गया है, इसे छोड़ो। थोड़ा मोड़ा इचिंग हो रहा है तो आदमी क्या सोचेगा कि गर्मी है, फलना है, चिलना है। लेकिन वो क्या हो रहा है? टाइम बढ़ते जा रहा है। लेकिन जैसे ही ज्यादा लेट होगा, उसमें बड़ा बड़ा भयंकर सा लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्ली सिम्टम ऑफ एसटीडीज। थोड़ा सा दर्द, ये जो अर्ली सिम्टम है, सिम्टम मतलब लक्षण, जो लक्षण दिखे। अगर लक्षण ना दिखे तो उसको कहा जाता है एसिम्प्टोमिक। क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोमिक। क्या हो गया? अच्छा, क्या लिख रहे हैं अगला पॉइंट? अर्ली सिम्टम्स, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, इन फीमेल these may be asymptomic। मतलब फीमेल में ऐसा भी हो सकता है, ये सब भी ना है, बट हो गया है। एड्स में, एड्स होता है ना किसी को, तो उसमें 1 साल पता ही नहीं चलता आपको एड्स है, कुछ लक्षण नहीं शो करता है, 1 साल बाद पता चलता है। तो उस पीरियड को कहा जाता है एसिम्प्टोमिक पीरियड। उसके बाद जब आता है तो हाहाकार मचा कर। उसके बाद लेटर सिम्टम्स क्या है? लेटर सिम्टम्स
बाद के क्या सिम्टम्स होते हैं? बहुत चीजें होती है ना। लेटर सिस्टम में क्या क्या हो सकता है? इट मे बी पीआईडी। पीआईडी मतलब पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। ये कब का लक्षण है? 1 साल बाद का लक्षण, जब अच्छा से आता है। पीआईडी मतलब होता है पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। मतलब पेल्विक किसको बोलते हैं? यहां पे क्या होगा? फुलाव स्टार्ट हो जाएगा, जेनेटल ऑर्गन के पास ज्यादा फुलाव आने लगेगा, है ना। पहला ये भी हो सकता है। उसके अलावा एबॉर्शन हो जाता है भाई अपने आप। मतलब आपको एसटीडी है, फीमेल को बच्चा गर्भ धारण किए हुए ऑटोमेटिक एबॉर्शन हो जाता है, बच्चा रहता नहीं है कोख में। एबॉर्शन अगर नहीं भी हुआ तो बच्चा कैसा होता है? स्टिल बर्थ मतलब मृत शिशु। क्या होता है? मरा हुआ शिशु जन्म। सुने हैं ना किसी किसी को मरा हुआ बच्चा हो गया। अब किसी कारण से हो सकता है, लेकिन इसका एक कॉज है। उसके अलावा आपको स्टिल बर्थ हो सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। याद है ना, बताए थे ना, इक्टोपिक प्रेगनेंसी बताए थे ना। प्रेगनेंसी कहाँ होती है? यूटेरस में। लेकिन जब फैलोपियन ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? बताए थे कि जगह कम होता है, तो उसमें प्रेगनेंसी हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, फट जाएगा। इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, मतलब बच्चा ही पैदा नहीं कर सकते। उसके बाद कैंसर वगैरह भी हो सकता है ना। आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा, आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है? पेल्विक कैंसर। हाँ, कैंसर भी हो सकता है। ये देखो इतना खतरनाक है ना। तो ये सब लेटर सिम्टम्स हो सकते हैं, और शुरुआती लक्षण समझ में नहीं आता। अगर आ भी रहा है तो फीमेल किसी को बता नहीं सकती है। सबसे पहली बात, ये होगा कब? हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद ये होगा, क्योंकि एसटीडी है। ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब मेल फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है ना। तो यह मेल से आया है। कहां से आया है? मेल को वो डिजीज होगा तब फीमेल में आया है। तो इसको रोक कैसे सकते हैं? जो क्वाइटस है सेव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। मतलब मल्टीपल पार्टनर से नहीं करना चाहिए, या फिर अननोन पार्टनर से नहीं करना चाहिए। बात को समझ रहे हो? आप लोग सुने होंगे, इसको बंद का चांस होता है। चांस उन्हीं का है, या फिर आपको पहले ही बताया, हमारे देश में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन विदेशों में जाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा होता है। तो वहीं पर ये रोग होता है ज्यादा। ठीक है, तो एसटीडी को रोक कैसे सकते हैं? ये सब होगा ही नहीं, अपने आप कभी भी नहीं होगा ये डिजीज।
ये बात समझ लीजिए, अपने आप मेल को भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो आगे जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बचाएंगे ना जा, प्रिवेंशन ऑफ, क्या कर, रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, रोकथाम। क्या होता है, रोकथाम। क्या करना है, पहला एवॉइड पार्ट मल्टीपल पार्टनर। उसके बाद यूज ऑलवेज, उसके अलावा अगर फीमेल को इस तरह का कोई, यही तो जागरूकता है, अगर फीमेल को थोड़ा सा भी ऐसा लगे, फटाक से डॉक्टर के पास चले जाइए। बताए ना, अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो। अब एड्स हेपेटाइटिस भी तो अलग चीज हो गया। If symptoms appear, then goes to तो नहीं लिखा जाता है, परामर्श, सलाह, ठीक है ना, चिकित्सीय परामर्श ये करना चाहिए। ये है आपका एसटीडीज। ये क्या है, तो इसका प्रिवेंशन, इसमें अगर देखा जाए, इसमें देखो ये लाइलाज है, अलग बात है, ये भी लाइलाज है, इन दोनों मतलब लाइलाज अलग बात है, लेकिन सबसे जो खतरनाक होता है ये होता है जेनेटल हर्ब्स। खतरनाक ये है कि धीरे धीरे बॉडी में लाल लाल चित्ता होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फीमेल का फैल जाता है। इतना खराब हो जाता है ना, वो फीमेल मतलब उसको इतना दर्द पेन होता है, इतना उसको लहर होता है, उसका पूरे मुंह पूरे शरीर में हो जाता है, आप उसको देख नहीं पाओगे, इतना खराब खतरनाक होता है। बात को समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस है जेनेटल हर्ब्स, ये बहुत खतरनाक होता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में लास्ट टॉपिक बचा है 20 मिनट का, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें एब्सेंट होना एकदम नहीं होना है, एब्सेंट बिल्कुल भी, क्योंकि देखो जेनेटिक्स, इसमें एक भी क्लास छोड़ दिए पूरा जेनेटिक्स बर्बाद। डीएनए, जेनेटिक्स से रिलेटेड डीएनए आरएनए है वो भी बर्बाद, बायोटेक्नोलॉजी 2 चैप्टर वो भी बर्बाद। इसलिए जब तक हम ना कहे एब्सेंट होना है तब तक अपने मन से बिल्कुल नहीं होना है। सोच लेना अगले क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक्स, और यह बायोलॉजी का सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर होता है। इसको हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वैसे तो सब पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसको कुछ अलग ढंग से पढ़ेंगे जो ना आज तक कोई ये बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा यहां पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए,
कितना भी हार्ड वैल्यू क्या आ जाए बना लोगे। ठीक है, तो अब एकदम गांठ मार लो, अगले क्लास से एकदम आना है 100%। ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं। क्या करना पड़ेगा? बोलना है।